Dear students, today we will understand part 5 of class 8th science chapter number 5 combustion and flame. In today's chapter we are going to understand about calorific value of a fuel, then characteristics of a good fuel, then third thing what we are going to understand in this chapter is burning of fuel generates harmful products. So we are going to understand today calorific value of a fuel. Before understanding calorific value of a fuel, we have to understand what is calorific value. कि calorific value है क्या actually? So calorific value is the amount of heat released. कि कितनी heat release हो रही है अगर हम एक यूनिट का फ्यूल हम 1 किलोग्राम या 1 ग्राम या 1 मिलीग्राम जब हम फ्यूल जलाते हैं ऑक्सीजन में, तो उस समय उस फ्यूल के जलने से कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू. Okay, so all combustible substances cannot be used as fuels and all fuels cannot be used for all application. एक इंग्लिश में कहावत सुनी होगी आपने, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. जो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है. तो सेम वे जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं हम उसमें से हर एक को फ्यूल की तरीके से यूज नहीं कर सकते, और जितने भी फ्यूल्स हैं वो हर किसी चीज के साथ में यूज नहीं हो सकता. अगर पेट्रोल की गाड़ी है तो उसमें हम डीजल डाल करके सोचे कि डीजल भी तो जलता है, ठीक है, तो पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल करके चला लें, ऐसा नहीं होगा. ठीक. Actually, different fuels produce different amount of heat and light energy on burning. तो जितने भी fuels हैं हर एक fuel का अलग अलग अमाउंट होता है हीट प्रोड्यूस करने का, लाइट प्रोड्यूस करने का. Besides the energy produced, the choice of a fuel for a particular use depends on its availability, efficiency cost and the amount of pollution caused by it. तो अब हमें कौन सा फ्यूल यूज करना है, तो ये चीज तीन मेन चीजों पर डिपेंड करता है. पहला है उसकी अवेलेबिलिटी, वो कितना अवेलेबल है, इज इट अवेलेबल ऑल्सो और नॉट. मालूम पड़ा हम कोई चीज बना लें और उस चीज को यूज करने के लिए हमारे पास में है ही नहीं, ठीक है. दूसरा एफिशिएंसी कॉस्ट, मतलब उस पर लागत कितनी आ रही है, आप उस पर कितना पैसा खर्च कर पाओगे. देन द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन कॉस्ट, अब जो चीज हमारा फ्यूल है, ओके, वो कितना पॉल्यूशन कॉज करता है, ठीक है, उसकी वजह से कितना पॉल्यूशन हो रहा है. अंडरस्टैंड? फाइन. So the amount of heat energy released by a unit quantity of fuel on complete combustion in oxygen is called the calorific value of the fuel. This I have told in earlier. शुरू में ही बताया था कि calorific value क्या है, किसी भी फ्यूल की calorific value क्या है, कि जब आप उसकी यूनिट क्वांटिटी, अब यूनिट क्वांटिटी मतलब 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, उस हिसाब से एक यूनिट, ओके. जब वो आप बर्न करते हो, कब बर्न करते हो, ऑक्सीजन में, है ना. वी नो दैट थ्री थिंग्स आर वेरी एसेंशियल फॉर कंबशन, इन दैट द मेजर वन इज ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस कितना भी हो तो नहीं जलेगा. सो वो जो आपका एक यूनिट का फ्यूल है, वो जब कंबशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब वो जलता है तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है. सो जो वो हीट प्रोड्यूस करता है, that is the calorific value of a fuel. Now someone has asked me in the comment section or in message, person has asked me what is the calorific value of a fuel. तो बहुत पहले ही उसने क्वेश्चन पूछ लिया था, अब उसका आंसर यहाँ पे वो पढ़ सकता है, समझ सकता है. Calorific value is expressed in kilojoules per kilogram, okay, and kilojoules we represent by kj per kilogram, so slash kg, kj per kilogram, or it can also be represented as kilocalorie per kilogram, that is kcal slash kg. Okay, the calorific value of some of the fuels has been given. So you'll just have this table here, you can understand this table.
बायोगैस 35 to 40 kilojoule per gram. Then coke 28 to 31, coal 15 to 27, charcoal 29.6, hydrogen 141.9, kerosene 47, LPG 48, methane 55, petrol 48. So in this, hydrogen is having the highest calorific value. Okay, but however it is difficult to handle it in gaseous form. सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की कैलोरिफिक वैल्यू होती है, सबसे ज्यादा हम उससे हीट निकाल सकते हैं, लेकिन गैसेस फॉर्म में उसको संभाल पाना, उसको थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल है. दैट इज वाई थोड़ा सा हम उसको गैसेस फॉर्म में नहीं करके उसको हम चेंज करते हैं लिक्विड फॉर्म में. लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन स्पेसक्राफ्ट. तो स्पेसक्राफ्ट में जो फ्यूल यूज किया जाता है दैट इज लिक्विड हाइड्रोजन. द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म्स. तो अभी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम यूजेबल फॉर्म में, हमारे इस्तेमाल करने लायक फॉर्म में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हीट एनर्जी, mechanical energy, electrical energy, and so. This conversion is achieved by certain devices, which are, there are different devices. We can know them like solar energy, energy from biomass, then energy from hydrogen. All these things are there. Okay, fine. Now characteristics of a good fuel. ऐसी चीजें जो एक फ्यूल को, there are a lot of fuels but there are some qualities which make a fuel a good fuel. कुछ चीजें हैं जो एक फ्यूल को एक अच्छा फ्यूल बनाती हैं. तो क्या क्या चीजें? It should be cheap and easily available. सस्ता होना चाहिए और आराम से मिल जाना चाहिए. It should have high calorific value. We have seen that the amount of heat released, वो जो heat produce कर रहा है, तो जब वो heat produce कर रहा है, that it should have a high calorific value. उसकी जो calorific value है वो high होनी चाहिए. It should neither burn too fast nor too slow. ना वो बहुत जल्दी जल जाए, ना वो बहुत धीमे धीमे चले. It should have a constant average rate होना चाहिए. In other words, the ignition temperature of the fuel should be fairly low so that it can be burnt easily. तो उसका जो ignition point है, we have seen in white phosphorus, sodium और potassium that their ignition temperature is very low. Okay? So it very easily it can burn. अगर वो room temperature से कम होगा तो भी वो जल जाएगा, but ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में हम उसको ला करके बाहर रखा और उसमें तुरंत आग लग गई, हम काम ही नहीं कर पाए. ओके, सो इट शुड हैव अ ऑन एवरेज बेसिस, जो उसका बर्निंग का प्रोसेस है, जो रेट है वो कांस्टेंट हो. द इग्निशन टेम्परेचर शुड नॉट बी लेस देन द रूम टेम्परेचर. जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से कम नहीं होना चाहिए, वो रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाए या उससे थोड़ा सा ज्यादा हो. The fuel on combustion should not produce soot or a harmful gas or any residue. So जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो जब वो जल रहा है तो उससे कोई जैसे if you are burning plastic or if you are burning any rubber tire, so when you are burning it काला धुआं निकलता है, that means it is producing harmful gas. प्लास्टिक या पॉलिथीन आप जलाते हो उसका रेसिड्यू जो रिमेनिंग टप टप करके वो जो प्लास्टिक पिघल के गिरती है, that should not happen. तो फ्यूल ऐसा होना चाहिए जिसमें इस तरह की चीजें ना हो. Then the fuel should be saved to handle and store. तो आपका जो फ्यूल है वो सेफ होना चाहिए, आप उसको आराम से you can fill them in a can or bottle and you can store it without any damage. बिना किसी नुकसान के आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो, हैंडल कर लो या स्टोर कर लो या उसको ट्रांसपोर्ट कर सको. ओके, now the very important thing that when we burn fuels it always generates harmful products. तो जब भी हम फ्यूल को बर्न करते हैं हमेशा ही क्या होता है, कुछ ना कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. सो दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ हियर.
The gaseous products such as carbon dioxide or carbon monoxide and particulate matter, that is ash, soot, etc., produced by burning of fuels affect the environment in many ways. तो जब हम किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे गैस प्रोड्यूस होती है, गैसेस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और ऐसे पर्टिकुलेट ऐसे रेसिड्यूज, ठीक है, ऐसी चीजें निकलती हैं जैसे ऐश है या सूट है, या जो प्लास्टिक बर्न कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस हो ही रही है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, उसका जो रेसिड्यू, उसका मेल्टिंग होकर के जो प्लास्टिक गिर रही है, दैट इज वेरी हार्मफुल, थर्माकोल बर्न करते हैं। सो ये जितनी भी चीजें जो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को बहुत सारे तरीकों से harm करती है. So in the next we are going to see that. But nowadays CNG, that is compressed natural gas, has proved to be a better fuel than of the solid or liquid fuels mentioned earlier. तो जो CNG है, that is compressed natural gas है, वो बाकी के जो फ्यूल्स हैं, जो हमारे सॉलिड फ्यूल्स है, जो हमारे लिक्विड फ्यूल्स है, उनसे कहीं ज्यादा सही है. क्यों सही है? बिकॉज CNG बर्न्स कंप्लीटली विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू, क्योंकि जो CNG है वो बिना किसी रेसिड्यू को, बिना किसी अपना एक सबूत छोड़े पूरी तरीके से जल जाती है. साथ ही साथ इट हैज अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत हाई है, और जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो है. दैट मीन्स लो, इतना भी लो नहीं कि रूम टेम्परेचर से लो, बट ऑन अ एवरेज. ओके, now we will see what are the harmful effects on environment. अभी जब हम फ्यूल्स जलाते हैं, कंबशन होता है, तो एनवायरमेंट के ऊपर में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं. On burning fuels like coal, wood, petroleum, etc., release unburnt carbon particles in the environment. तो अगर हम इनको जलाते हैं तो ये कार्बन पार्टिकल्स को एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं. These fine particles cause respiratory problems such as asthma. तो अब जब ये जल रहा है, तो जब इस तरह की कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन प्रोडक्ट्स एनवायरमेंट में होंगे तो उस वजह से क्या होगा कि लोगों को सांस लेने में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी, जैसे कि अस्थमा. मोरओवर वुड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रीज. अगर हम पेड़ जला रहे हैं तो पेड़ कहाँ से लकड़ी जला रहे हैं, लकड़ी कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है. ओके, उस केस में क्या होगा कि उनको दिक्कत समस्या होगी. अब पेड़ काटने पड़ेंगे, अगर हमें लकड़ी चाहिए तो हमें पेड़ काटने पड़ेंगे. तो ये सारी चीजें. In that case, excessive cutting of which leads to deforestation and various environmental hazards. If oxygen supply is insufficient, coal on burning forms carbon monoxide, which is a poisonous gas and can suffocate and kill people exposed to it. और अगर जब हम लकड़ी जला रहे हैं उस बीच में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम है, तो जब कोल जलेगा, कोयला जलेगा, तो वो जलते समय कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा जो कि पॉइजनस है, और अगर उसके संपर्क में उसके आसपास में लोग आते हैं तो वो सफोकेट होकर के मर भी सकते हैं. देन incomplete combustion of liquid fuels like petrol, kerosene and diesel produces poisonous gases and soot. तो सेम जैसे लकड़ी में हो रहा था, सेम चीज अगर लिक्विड फ्यूल है जैसे कि पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, अगर वो भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है, कंबशन पूरी तरीके से नहीं होता है, तो वो भी क्या करेंगे? पॉइजनस गैस को प्रोड्यूस करेंगे, साथ ही साथ शूट भी प्रोड्यूस करते हैं. So we have already learned that complete combustion of most fuels releases carbon dioxide, water and heat energy. So हमने पढ़ा हुआ है, हमने सीखा है कि जो complete combustion है ज्यादातर फ्यूल्स का, वो क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है और हीट एनर्जी रिलीज करता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. तो हम एक ग्लोबल वार्मिंग बोलते रहते हैं, तो इसका मेन कॉज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी उतनी ज्यादा वार्मिंग होगी. That is rise in the average surface temperature of the atmosphere of the earth. This in turn leads to many problems like melting of glaciers and rise in the sea level causing floods in the coastal
एरियाज। तो जब ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो उस वजह से क्या होगा, जो टेम्परेचर है अर्थ का वो भी इंक्रीज होगा। तो इससे जो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग है वो होगी, और साथ ही साथ जो सी लेवल है, जो सी का पानी है, उसका भी लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जो कोस्टल एरियाज है वहां पे फ्लड आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन फ्यूल्स लाइक कोल एंड डीजल हैव सल्फर एज इम्प्योरिटी which upon combustion forms sulfur dioxide। तो जितने भी फ्यूल्स होते हैं जैसे कोल हो गया, डीजल हो गया, इसके अंदर में एक सल्फर होता है, और जब ये सल्फर जलता है, कंबशन में आता है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, विच इज अ वेरी पॉइजनस एंड कोरोसिव गैस, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस और रिएक्टिव गैस है, दूसरी चीजों के साथ में रिएक्ट आसानी से कर जाती है। Petrol engines, upon incomplete combustion of petrol, form oxides of nitrogen and carbon which pollute the atmosphere. So diesel we have seen same way like in petrol also. अगर पेट्रोल में भी incomplete combustion हो रहा है तो वो भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाएगा, साथ ही साथ कार्बन के ऑक्साइड्स बनाएगा और एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर देगा। नाउ दीज ऑक्साइड्स, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड बने, चाहे वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बने, इस तरीके की चीजें जब बनती हैं, so these oxides of nitrogen and sulfur dissolve in rainwater and form acid rain. Such rain is very harmful to crops, soils, buildings, etc. Okay, fine.